हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वन शॉट सीरीज फॉर क्लास 10 साइंस। एंड आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको जस्ट 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। कितने में? 15 मिनट्स में आज हम इसको कंप्लीट और ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ इसको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, क्योंकि कंप्लीट जो है आपको चैप्टर्स की वन शॉट सीरीज मिलने वाली, कंप्लीट चैप्टर की वन शॉट सीरीज मिलने वाली। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को अभी हिट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलरली चैप्टर्स को कंप्लीट डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट को विजिट करिए या फिर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपको हर चैप्टर की, आप उसको विजिट कर सकते हैं और आप कंप्लीट फिजिक्स 10 साइंस की एंड केमिस्ट्री हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक डिटेल में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। बट एग्जाम टाइम पर आपको वन शॉट वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो भाई केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, सारी बातों को ध्यान से सुनना है आपको। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर कन्वर्ट होते हैं इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और हम इसको प्रोडक्ट कहते हैं भाई। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए। आपको यहां पर बात करते हैं कि रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट वो है जो रिएक्ट करते हैं और इसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे NH3 प्लस HCl ये रिएक्टेंट है, जबकि आपको अमोनियम क्लोराइड जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। चलिए अगली हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपसे यहां पर पूछा था भाई, सबसे पहले मैं आपको यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो हेडिंग है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है तो हम क्या क्या चेंजेस नोटिस करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि कहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है तो हम चेंज इन स्टेट नोटिस करते हैं, दैट इज आइदर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, और किसी भी तरह का हम जो है चेंज इन स्टेट मेजर नोटिस करते हैं। ओके, इसके अलावा चेंज इन कलर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। आप देखेंगे भाई चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो टेम्परेचर में चेंज है वो बड़ी कॉमन सी बात है। और यहाँ पर आपको एक और जरूरी पॉइंट देखने को मिलता है यदि केमिकल रिएक्शन होती है तो ओडर में, दैट मीन्स जो स्मेल में भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि जब कोई फूड रेंसिड यानी कि बासी हो जाता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो वो जो स्मेल है वो केमिकल रिएक्शन के कारण ही हुई ना। तो यहां पर आपको जो है 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं दैट आइडेंटिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इन 5 पॉइंट को लिखेंगे, आपको सारे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यदि केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स को जानना होता है। तो सबसे पहले बता दें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो आगे लिखा हुआ है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और जो इसके चरणों में, जो इसके फुट में पड़ा हुआ है, हम उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्लियर है? तो ये 2-3 सबस्क्रिप्ट है और ये आपका 2 कोएफिशिएंट है। क्लियर? नाउ अब देखिए, अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो एक रिएक्शन में अलग अलग स्टेट में कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस यूज हो सकता है, वेदर इन सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड एक्वस स्टेट। तो आपको यहां पर देखना है कि यदि कोई भी जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में यूज हुआ है तो S लिखेंगे, लिक्विड L लिखेंगे, गैस स्टेट में तो G लिखेंगे, एक्व स्टेट में तो AQ लिखेंगे। मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा कि L का मतलब होता है लिक्विड और ये मेनली वाटर के लिए यूज होता है, जबकि AQ का मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन, ये आपका NaCl के लिए यूज हो जाएगा, बाकी HCl के लिए यूज हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी एक्वा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको सॉलिड फॉर्म में यूज हुई तो S लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में मिलेगी तो आपको G लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 साइंस का, दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए अगर हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं तो जरूरी होता है कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें। बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए हर सब्सटेंस के, या फिर कहूं हर एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल जिंक, अब जिंक के LHS में कितने एटम हैं, उतने ही एटम जिंक के RHS में होना चाहिए।
चाहिए। इसी तरह से हाइड्रोजन के जितने एटम LHS में उतने ही एटम RHS में होना चाहिए। इस चीज को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जरूरी होता है कि ये इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, नीड ऑफ बैलेंसिंग आपसे पूछा था। तो याद रखना कि इस दुनिया में एक लॉ फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि हम ना तो किसी भी एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब कोई एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं, तो फिर किसी इक्वेशन में जितने एटम LHS में होंगे उतने ही एटम RHS में होना चाहिए। समझ में आया ना? इसलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस इक्वेशंस। चलिए अब बात करते हैं, जैसे आप देखने को मिलेगा ना भाई 4 ऑक्सीजन यहां पर है तो 4 ऑक्सीजन यहां पर है। अब बात करते हैं यदि हमारे पास किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर विजिट करना है ना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। ये हमेशा के लिए हिडन ट्रायल मेथड है। मेटल्स एंड नॉन मेटल कुछ नाम जिसकी टेबल हमने आपको यहां पर बना करके दे दी है। क्लियर है ना? पोटेशियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, और इसी तरह से क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये नॉन मेटल है। तो जब आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करें तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे मेटल्स को, उसके बाद बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को, देन बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, और सबसे आखिर में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ये वाला जो साइड है ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और ये आपकी बैलेंस इक्वेशन। तो यहां पर बैलेंसिंग किस तरह से की गई जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हमारे पास दी हुई है। इस रिएक्शन में आप देखो आयरन के कितने एटम्स हैं, मतलब 4, ऑक्सीजन 3 2 6, 6, कार्बन का 1 है। रिएक्शन हुई और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट जो मिला, प्रोडक्ट में आपको 1 आयरन है जबकि रिएक्टेंट में 4 आयरन थे। कार्बन आपको यहां पर 3 देखने को मिलेंगे जबकि ऑक्सीजन 3 2 6 देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो ना कि यहां पर आपको आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 4 थे, फाइनली 1 हो गया, और कार्बन 1 से 3 हो गए। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। इस आयरन को 4 बनाने के लिए हमने यहां पर 4 का इंटू कर दिया, और कार्बन को 3 बनाने के लिए हमने इसको यहां पर देखो 3 का इंटू कर दिया। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को, देन नॉन मेटल को, देन हाइड्रोजन को, और सबसे आखिर में ऑक्सीजन को। इसी तरह से आप ये वाला सिस्टम देखिए भाई, यहां पर देखो कार्बन 1 है, ये रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम लिख लिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो हो गई आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले किसको बैलेंस करना है। अब देखो यहां पर कार्बन को बैलेंस कर लो पहले। ये कितना कितना कर लिया, देखो यहां पर 1 कार्बन था, 1 कार्बन, दोनों बैलेंस हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। देन हाइड्रोजन को देखो, यहां पर 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, यहां पर 2 हाइड्रोजन थे प्रोडक्ट में, तो आपने इसको बैलेंस किया और 2 का इंटू आपने यहां पर कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन को आपने बैलेंस कर लिया। तो आई होप इस मेथड को यूज करके आप जल्दी से रिविजन कर पाए होंगे बैलेंसिंग का। नाउ अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना भाई। केमिकल रिएक्शन मेनली जो है आपकी 4 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हमने जो है इनको कैटेगराइज कर दिया। तो 4 टाइप में आप देखो, आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा कि जो पहला टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हम बात करेंगे वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यहां पर मैं क्लियर करूंगा कि ये 4 रिएक्शन मेन है। इसके बाद जो हम काफी सारे पार्ट्स पढ़ेंगे वो अलग अलग रिएक्शंस के होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो नाम बता रहा है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट में एक से ज्यादा एटम्स, या फिर मैं कहूं एक से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट और या फिर कंपाउंड होते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलता है, एक सिंगल कंपाउंड देखने को मिलता है। तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन वो रिएक्शन है जिसमें आपको रिएक्टेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह से, और प्रोडक्ट में आपको एक सिंगल कंपाउंड देखने को मिलेगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट है। तो
यहां पर आपको एक सिंगल कंपाउंड होता है रिएक्टेंट में और उसको डिकम्पोज कराया जाता है, और डिकम्पोज करने का मतलब यहां पर तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद आपको यहां पर अलग अलग, 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे NaCl, जब आपने इसको ब्रेक किया तो क्लोरीन अलग हो गया एंड सोडियम अलग हो गया। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें भाई, ये हैं आपके टाइप्स, ये आपके टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन को अच्छे से पढ़ना भाई। डिकम्पोजिशन अगर हमें करना है, किसी कंपाउंड को अगर हमें ब्रेक करना है, जैसे कि NaCl को ब्रेक करना है, तो अलग अलग तरह से कर सकते हैं ना। तो डिकम्पोजिशन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि आपको कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है, दैट मीन्स तोड़ना है, तो आप इसको हीट दे करके तोड़ सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद डिकम्पोजिशन बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके बाद डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के भी हम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप यहां पर जो है एक्वस लिख लें, एक्वस, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट से पास करा है तो सोडियम एंड क्लोरीन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इज आप इसको थर्ड जो है नाम दे सकते हैं भाई। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है AB, जब ये दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा AB+C से, तो जो हायर, मैं कहूँगा भाई हायर रिएक्टिविटी वाला जो एलिमेंट होता है, वो इसमें से एक एलिमेंट को खींच लेगा और अपने साथ उसको रख लेगा। दैट मीन्स ये जो आप देखने को मिलेगा भाई, AB+C रिएक्ट करेंगे तो C ने इस AB को अपने साथ खींच लिया, दैट मीन्स डिस्प्लेस कर दिया, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, आप इस इमेज में देखेंगे कॉपर सल्फेट, आप ये जो है सॉल्यूशन है और जिंक का एक पीस है। तो यहां पर क्या होगा भाई, जिंक कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है, कॉपर से ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, जिंक इस सल्फेट को खींच लेता है, डिस्प्लेस करा लेता है और बन जाता है जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अलग रह जाता है। अब बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी जैसे मान लीजिए आयोनिक कंपाउंड है, या फिर कोई भी हम देखने को मिलेगा भाई, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि Na2SO4 आपको देखने को मिला BaCl2 से, तो यहां पर क्या होता है कि Ba ने SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया एंड Na ने Cl के साथ रिएक्ट कर लिया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहां पर जम के रह जाएगा। तो ये होती है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कम टू द अनदर स्लाइड, दैट इज आपको यहां पर देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो जरा ध्यान समझना भाई। यदि किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम उस इक्वेशन को कौन सी बोलते हैं भाई, यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, तो यदि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, एडिशन का हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। या फिर हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करें भाई, यदि किसी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो हम इसको रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। और 90% 95% जो इक्वेशंस होती हैं वो रिडक्स रिएक्शन होती हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें रिडक्शन भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर समझाते हैं, जैसे कि 4HCl प्लस ऑक्सीजन। अब देखो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। चलिए अब देखो यहां पर Br2 इस ब्रोमाइन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखो यहां पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां पर हो गया रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन के साथ क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पर ये दोनों हो रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज रेंसिडिटी। भाई रेंसिडिटी क्या होता है, तो याद रखना, जब कोई मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर के भाई बासी हो जाता है या फिर खट्टा टेस्ट आने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं भाई ये मटेरियल कैसा हो गया, ये मटेरियल रेंसिड हो गया। तो देखो याद रखो, रेंसिडिटी इज द कंडीशन इन विच सब्सटेंस with oil and fats
गेट ऑक्सीडाइज, जब कोई सब्सटेंस ऑयल और फैटी सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो जो खाने वाला मटेरियल है वो खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, टेस्ट खराब हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो हम इस चीज़ को, दैट मीन्स बासा या खट्टा टेस्ट आने लगता है ना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे भाई लेज का जो पैकेट होता है इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अगर आप इसी पैकेट को खोल के रख दें 10 दिन तक तो क्या हो जाएगा भाई, 10 डेज के बाद आप देखोगे भाई इससे पहले ही ये जो चिप्स हैं वो खराब हो जाते हैं, जबकि पैकेट में रखे होंगे तो पैकेट में ये चिप्स जो है सालों तक खराब नहीं होते। बोला क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि इसमें कुछ प्रिवेंशंस रखे जाते हैं। क्या? कि इस पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है, जिसके कारण से इन चिप्स का ऑक्सीजन के साथ जो रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, या फिर कहूँ कॉन्टैक्ट है वो कट जाता है। तो फूड मटेरियल्स एयर टाइट कंटेनर में रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा कम से कम ऑक्सीडाइज कर पाएं। पैकिंग किसके साथ की जाती है भाई? नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस इनको जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होने देती है और उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखने से बचाया जाता है। तो रेंसिडिटी आप समझ गए, कहने का मतलब है ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है। और फ्लश कौन सी गैस करी जाती है लेज वगैरह चिप्सेस में? नाइट्रोजन गैस, सो दैट ये एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करने नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा भाई कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन जब किसी मेटल को जब हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर, एयर, वाटर के साथ, तो क्या होता है भाई एसिड के साथ कुछ लंबे समय के लिए, तो यहां पर क्या होता है एक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और ये लेयर मेटल को बहुत कमजोर कर देती है भाई, खराब करने लगती है। और हम कहते हैं भाई ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर कोरोड हो गया, ये मेटल कोरोजन लगना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप, और उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? कोरोजन। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी मेटल को जब आप मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड के कॉन्टेक्ट में लेकर के आओगे तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ऑक्साइड की लेयर ये खतरनाक होती है और इसको जो है धीरे धीरे खत्म कर देती है और इस चीज को हम बोलते हैं कोरोजन। अगर आयरन में हो रहा है तो हम इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपसे पूछ भी लिया जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन या फिर ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ये चीज हो जाएगा। ठीक, कोरोजन से बचाव के लिए आपको कुछ नहीं करना होता भाई, सरफेस को पेंट करो ताकि जो है इस तरह से मॉइस्चर वगैरह से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए मेटल का। इसके अलावा कई सारे जो है मेथड्स और यूज किए जाते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन, जिंक की जो है मैं कहूँगा भाई कोटिंग की जाती है। तो आई होप ये जो है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।